वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नार्वे के अपने हम मनसब के हमरा मौसमियाती तब्दीली और कमज़ोर मुल्कों के इस्तेहकाम पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इब्तिदाई इंतबाह के बारे में गोल मेज इजलास में भी शिरकत करेंगे और कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बायस पाकिस्तान की इस इजलास में शिरकत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। COP27 अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा है। इसका इजलास हर साल होता है और ये मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय करता है। We must be clear. As challenging as our current moment is, inaction is myopic and can only defer climate catastrophe. I particularly welcome the agreement of the parties to include a new agenda item on funding arrangements to respond to loss and damage. Inclusion of this agenda reflects a sense of solidarity and empathy with the suffering of the victims of climate-induced disasters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस COP27 मिस्र के शहर शर्म शेख में शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शर्म शेख पहुँच गए हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली है, उसके नतीजे में आने वाली जो तबाही है, उसके असरात पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान एक तरह से एक अहम तरीन मुल्क है इस मामले में, इस हैसियत से कि पाकिस्तान में हाल ही में इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया और उसके बाद पाकिस्तान का माशी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का जानी नुकसान भी हुआ। पूरी दुनिया इस नुकसानात के अंदाज़े लगा रही है और पाकिस्तान ने भी इस पर जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। शर्म शेख के शहर में ये इंतहाई अहम तरीन कॉन्फ्रेंस जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मालदार ममालिक जो कि कार्बन इमिशन के हवाले से या ग्रीन हाउसेस जो गैस हैं उनकी इमिशन के हवाले से जिनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और जो मुतासरा ममालिक हैं जिसमें एशिया में पाकिस्तान और अफ्रीका के बहुत से ममालिक वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अहम रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अपना केस यानी पाकिस्तान का एक केस स्टडी पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे और फिर इस माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के इशू से निपटने के लिए जो बैनुल-अक़वामी एक फाइनेंसिंग की और जो बैनुल-अक़वामी एक मदद की ज़रूरत है, आलमी बरादरी उस पर उस तरह से क्यों आगे नहीं आ रही, इन तमाम मामलात पर इस कॉन्फ्रेंस में गौर होगा। जो बुनियादी मकासद इस कॉन्फ्रेंस के रखे गए हैं उसमें 3 जो बुनियादी मकासद हैं उसके, जिनमें ग्रीन हाउस जो एमिशन है, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, बड़ी माशी ताकतें हैं, उन ममालिक की तरफ से जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का इखराज हो रहा है उसमें कमी लाना, इसके साथ साथ क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वो ममालिक जो कि इसका शिकार हुए और जिन पर इसके असरात हैं और जिनकी मईशत, जिनके अवाम इससे मुतासर हुए हैं, उनको किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है फाइनेंशियली, ये एक अहम सवाल है। और इसके साथ साथ लॉस एंड डैमेज यानी जो नुकसानात हुए हैं इन ममालिक के, उन नुकसानात के बारे में एक इत्तिफाक राय पैदा करना, ये एक अहम तरीन सवाल है जो इस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस होगा। आज इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वो बातें हो सकती हैं, क्या एक मुश्तरका एजेंडा बनाने में ये तमाम ममालिक कामयाब हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो अमीर ममालिक हैं, जो दौलतमंद ममालिक हैं और जो बराह रास्त इस माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली का जो के ज़िम्मेदार हैं, वो तैयार होते हैं ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए कि वो गरीब ममालिक या वो मुतासरा ममालिक जो कि इससे मुतासर हुए हैं उनकी मदद करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं
साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब, आपको गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबी उमूर के माहिर जनाब अरशद अब्बासी। अब्बासी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और माहिर माहौलियात मोहतरमा नौरीन हैदर साहिबा भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं। नौरीन साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम अरशद अब्बासी साहब से। अरशद अब्बासी साहब, एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और जिसका एजेंडा मैंने अपने इब्तिदाइये में अर्ज़ किया। आपको लगता है कि एक इत्तेफाक राय बन सकेगा? क्योंकि एक तरफ मालदार ममालिक हैं, एक तरफ मुतासरा ममालिक हैं, खुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी इस पर बात कर रहे हैं कि बहुत एक बड़ा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इत्तेफाक राय हो पाएगा? जावेद, इससे पहले जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में, तो उसमें एक एजेंडा जिसके पर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी नेशंस एग्रीड हो गई थी और वो ये थी कि मीथेन इमिशन नहीं होएगा। तो उस वक्त आपने प्रोग्राम में बुलाया था और मैंने कहा था कि आज जब पाकिस्तान में सर्दियाँ और गैस की कितनी मच नीडेड डिमांड है, तो इसमें पाकिस्तान में जो मीथेन इमिशन है वो हमारे जो गैस नेटवर्क से SNGPL SSGC से वो इवन और फर्दर ग्रो हो गई है, फर्दर एक्सलरेट कर गई है। तो पहली बात है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की आती है नॉर्मली, उसका इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट पॉलिसीज़ के ऊपर वो कम आता है। हमारे यहाँ तो हालांकि डायरेक्ट इकानमी है, हम तो डायरेक्ट इंजर्ड होते हैं। अब ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो एजेंडा है बड़ा क्लैरिटी में है कि डैमेज कितना हुआ है। और आपको पता है, अगर हम ये एजेंडा तो अभी हुआ है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो मेरे आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम हुए हैं पास्ट में, ये उन्हीं से वो जिसे कहते हैं ना लीड्स ली गई हैं। जैसे अगर आपको याद है तो आज से 5-6 साल पहले एक बात हुई थी कि देखिए झेलम में फ्लो कम हो गया है, वेरिएशन हो गई है, बिल्कुल इंडस में कम हो गया। जब इंडस झील में फ्लो कम होता है पानी, डिफॉरेस्टेशन कश्मीर में हुई है, मैसिव फ्लो, बिल्कुल कभी आप पीक पे, ये कभी डाउन, एक्चुअली हमारी बिजली, हमारी इकानमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। देखिए वहाँ से हमें बिजली मिलती है तकरीबन 8 रुपये में। बाकी आपको पता है कि LNG कोल से कितनी महंगी है, 36 पे। हमारा 4,000 बिलियन सर्कुलर डेट हो गया, ये पाइल अप हुआ है। हम तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का है। और ये एक बात और भी है, हमारे डायलॉग क्रॉस द बॉर्डर भी होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो जिसे कहते हैं ना साउथ एशिया का एक डिफरेंट एक कहते हैं थोड़ा सा बिट आइसोलेटेड है। वो किस लिए कि ये इंडियन प्लेट, वो लंबी टेक्नोलॉजी के इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड देन रेजिंग ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट, पूरी रेंज, हिमालय, कोराक्रम, बिल्कुल ये इसका एक अपना आइसोलेटेड क्लाइमेट चेंज है। यस, इंटरनेशनली ऑफ कोर्स देयर इज नो बॉर्डर ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन एक बात है, बड़े क्लैरिटी में बड़ी ये 3 मुल्कों की कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, बड़े साइंटिस्ट बैठे, हमारे जैसे बंदे भी बैठे कि तिब्बत से चाइना और हमारा वो जो मर्जी करते रहे, साउथ एशिया में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक, फार ईस्ट क्या करें, हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। वो देखिए मानसून, बड़ी पुरानी एक साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें, ये चीज़ें वो हैं जो आज से नहीं 50,000 मिलियन ईयर बिफोर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि ये देखें, ये आपका एक और क्लाइमेट, एक डिफरेंट क्लाइमेट है जो साउथ एशिया का मानसूनिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन एक मैं आपके प्रोग्राम में अभी बात कह दूं, अभी एक जो बात हुई है बिटवीन हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान चल रही है क्लाइमेट चेंज की, कि वहाँ पे हमारा इन दो मुल्कों में क्या कोई कनेक्टिविटी है क्लाइमेट चेंज की, तो यस बिल्कुल है। आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स लास्ट 55 ईयर्स से जो बिल्कुल डाटा हुआ है, मुझे भी काबुल में कई दफ़ा जाना पड़ गया है कि पहले काबुल में ड्राउट नहीं हुआ करते थे, फ्लडिंग नहीं हुआ करती थी। अब तो वहाँ पे 3 साल के बाद ड्राउट्स होते हैं एवरेज। जब ड्राउट्स होते तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन पाकिस्तान में आ जाती है। इनफैक्ट हमारी फूड बास्केट एक ही है, स्ट्रेस हमारे पे पड़ता है। तो रीजनिंग के बाद पता लगी कि वो जो जितने भी जो फॉरेस्ट था हमारा और अफगानिस्तान का साथ लगता था, उसमें 1980 2020 बिग गैप। और फिर वहाँ हमारे 9 रिवर, तोची, कुर्रम, काबुल, ये हमारे जॉइंट रिवर हैं, वो इस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने ये देखना कि हमारे पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना आता है, कितना इस पे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज देखें, एक बात बताऊं, मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं एक आखिरी बात, जी। अदरवाइज तो देखें पाकिस्तान में एक बात है कि हर बंदा जो उठता है, जो बात करता है, मैं नहीं कहता उनको, लेकिन जी क्लाइमेट चेंज है, रियलिटी है, एंड दिस इज रियलिटी, आगे बात करो, हाउ टू ट्रांसलेट इट, दिस कैसे आप अपना
क्लेम जनरेट करते हैं। दैट इज अ पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौरीन साहबा, आप फरमाइएगा। जाहिर है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फ़र्क तो हमें नज़र आता है कि जो रिच ममालिक हैं, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो इसको एमिट कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को, और जो गरीब डेवलपिंग तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें एक इत्तेफाक राय पैदा करना है लॉस एंड डैमेज के हवाले से भी, और यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। आपको लगता है कि इससे कुछ तवक्कुआत हैं, इत्तेफाक राय बन सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आपने आज प्रोग्राम रखा। मैं पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कोई पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तो हर साल ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, जिसको COP कॉप कहते हैं, और ये मुनक्किद की जाती है। और पिछले साल ये ग्लासगो में हुई, उससे पहले मेरा ख्याल पोलैंड में हुई, उससे पहले मोरक्को में, पेरिस में। यानी कि एक तवातर के साथ हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और इसका मकसद यही है कि चूंकि UNFCCC के जो मेंबर ममालिक हैं, अब वो दुनिया के 197 ममालिक जो हैं वो उसके मेंबर हैं, और वो इस बात पे तो एग्रीड हैं कि ये सबका मुश्तरका मसला है और सबको कुछ करना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ एमिटर्स हैं, बिग एमिटर्स हैं, और बाकी लोग जो हैं वो उससे मुतासरीन हैं। तो फर्क यहाँ पर आता है कि जो G7 कंट्रीज हैं वो पहले तो जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 की बात है, वहां से लेकर और पेरिस कॉन्फ्रेंस 2016 तक वो इस बात के ऊपर तो आमादा ही नहीं थे कि जी हम कोई इस चीज को एग्री करें कि हमने इसका कोई मदावा करना है, या हमने कोई इसकी क्लाइमेट जस्टिस के तौर पे पैसे देने हैं, या इस पे तो वो एग्रीड नहीं थे। लेकिन 2016 के बाद जब ये 2015-16 के बाद जब ये शिद्दत के साथ मुतालबा जोर पकड़ा कि नहीं, जो एमिटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहरहाल ज्यादा बनती है, तो फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो हुआ था वो एक बड़ा खुशाइंद अकॉर्ड था। और उसके अंदर जो दुनिया के बड़े एमिटर्स हैं, मसलन अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप के ममालिक कुछ, और UK भी उसमें शामिल था। लेकिन जाहिर है कि अब उनका साइज छोटा है, तो इसलिए उनकी एमिशंस जो बदतरीन एमिटर्स हैं उसमें जाहिर है कि सबसे बड़ा एमिटर USA है, और इंडिया और चाइना। तो वो पहले तो इस चीज पे एग्रीड बिल्कुल नहीं थे कि हम कोल यूज नहीं करेंगे। खासतौर पे इंडिया और चाइना ने तो बिल्कुल इनकार किया इस बात से कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी उनको एनर्जी डेफिशिएंट हैं, और उनको हम कोल से हर सूरत बिजली बनाकर देंगे। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि ग्लासगो में जब ये पिछली दफा कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे बड़ी जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। तवक्कुआत पूरी इसलिए नहीं हुई कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, $multi-billion कंपनीज हैं फ्यूल की, वो उनको पूरा कॉर्पोरेट्स को ताउन हासिल है हुकूमतों का, और उनको अपना काम करने के लिए, अपने काम की एक्सपेंशन के लिए, और ये जो मिनरल ऑयल है जिसको आप बहुत सारे लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, मगर उर्फ आम में उसको फॉसिल फ्यूल, उन कंपनियों को तो वो कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, और वो आज भी उसी तरह अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। और एमिशंस इसीलिए ज्यादा हैं कि जब रिलायबिलिटी आपकी ऑयल पे हो, अभी आप देख लें सारी दुनिया में ऑयल की डिमांड कम तो नहीं हुई, बल्कि शिद्दत इख्तियार करती है। जब जरा सा भी ऑयल कम होता है तो आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ढूंढते फिरते हैं ऑयल को। तो कहने का मकसद ये है कि ऑयल की पैदावार भी जारी है, उसका इस्तेमाल भी जारी है। जब तक सारे ममालिक इस चीज को ये तय नहीं करेंगे कि एमिशंस ही एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा जरिया है। और अब आप इस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस से जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने की, तो आप ये देखें कि 100 से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत इसमें शिरकत करें, और सारे अपने प्राइवेट जेट्स पे जाए। तो 400 से ज्यादा एक खबर के मुताबिक प्राइवेट जेट्स जो हैं उसमें लोग शिरकत के लिए आएंगे। और जब आप प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं तो एक बंदे के या 2-4 बंदों के सफर के लिए जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है वो हवाई सफर, वो इस कॉन्फ्रेंस के मकासद से डायरेक्ट निगेट करता है उसे।
तो इस लिहाज से मैं ये समझती हूँ कि ये एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन बड़ी हद तक ग्लासगो वाली कॉन्फ्रेंस तो अपने मकासद पूरे नहीं कर सकी। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से जो तवक्कुआत हमारी वाबस्त, मैं खुद इस कॉन्फ्रेंस में क्रेडिटेड हूँ और मैं यूएनएफसीसी की क्रेडिटेड मीडिया पर्सन हूँ, मैं इनवाइटेड हूँ, मैं ठीक है। जाना भी चाहती थी लेकिन वो इस वजह से मैं नहीं जा सकी कि एक तो वहां शर्म अल शेख में अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम था, दूसरा ये कि जो फ्लाइट्स यहाँ से जा रही थी वो 20-20 घंटे की फ्लाइट्स हैं और वो अवेलेबल नहीं थी डायरेक्ट कम मुद्दत। अब मैं आपको पाकिस्तान से वाबस्ता जो तवक्कुआत है उनके बारे में बताऊं कि हम जो पिछले कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहे हैं उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छी तैयारी के बगैर गया। और इस साल भी जो आप जा रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मेरा ये एक मुतालबा भी होना चाहिए और गिला भी था कि इन्होंने जो लोग मीडिया के क्रेडिटेड थे अपने साथ तो वो लेकर नहीं जाते, उनको फैसिलिटेट नहीं करते और ना वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कोई कारकर्दगी वहां हो वो कोई सोशल मीडिया वाले या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर वाले या रेगुलर मीडिया वाले उसको बहुत करीब से देखें या रिपोर्ट करें। नतीजा ये होता है कि हमें तो मालूम ही नहीं होता कि वहां पर ये क्या पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैं शायद कियानी साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूं। कियानी साहब, ये एक ऐसे वक्त में कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जब पाकिस्तान जाहिर है इससे बड़ा शदीद मुतासर हुआ है और वज़ीर आज़म साहब ने जाने से पहले ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान का जो केस है इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो ज़िम्मेदारी उठाएं और वो आगे आएं और जो ममालिक जिनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस किस्म की आफात का मुकाबला कर सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करें। तो कितनी अहम है आपकी नज़र में ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से? देखिए जी, ये दो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने एक नॉन टेक्निकल आदमी हूँ बिल्कुल, तो मैं अपनी मेरी ओपिनियन मैं दूंगा। पहली बात तो यह है कि इस गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं साथ बताऊं जो पहले पॉजिटिव चीज की जो बात है वो ये है कि हालांकि इसका आप लोग समझते हैं, मैं क्योंकि डिप्लोमेसी प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं ये कहूँगा आपको कि जब से ये गवर्नमेंट नई आई है, अब तो खैर इसको भी कई महीने हो गए हैं, ये एक जो अपना इन्होंने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी जो रिलेशनशिप है वो बेहतर की है। देखें ना, अमेरिका के साथ आपके फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब गए, उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे, वो बातचीत की, वो थोड़े से हालात बेहतर हुए क्योंकि उनकी सपोर्ट बड़ी जरूरी है। चीन गए, बड़ा कामयाब दौरा था फॉरेन मिनिस्टर साहब का। सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बहुत अच्छी तरह हो गए क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनको आपको अगर फर्ज, क्योंकि इस वक्त जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई चेयर करेंगे कुछ कमेटीज को जो सेशंस हैं जो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट क्या होगी? अब हम तो बहुत बकवास लेके जा रहे हैं कि जी हमें रेपरेशन मिलेंगे, हमें कॉम्पनसेशन मिलेगी है, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ गया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो होना तो नहीं चाहिए था, हमें तो फोकस करना चाहिए था। जिस तरह भी एक जो लेडी एक्सपर्ट है उन्होंने ठीक कहा कि वो पेरिस से शुरू हुआ, फिर वो ग्लासगो से और बात सारी होती कॉन्फ्रेंस, अभी शर्म अल शेख पर आ गई, इसके बाद फिर एक और कॉन्फ्रेंस होगी। देखना ये है कि क्या ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन है, देखें ना, सब दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और क्या इसको सीरियसली लेते हैं मुल्क? अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अपनी रिसर्च है, आउट ऑफ 197 कंट्री में 24 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को और जिसके जो उसके बुरे असरात को सीरियसली लिया है। अब पाकिस्तान पर आ जाए, हमारा जो फ्लड का जो मामला ये जो आया, इतना खौफनाक फ्लड था और अब 3 का कि $30 बिलियन की हमें पत्नी अब कौन देगा, क्या करेंगे? लेकिन इसके साथ एक जरूरी है कि हमें, मुझे पता नहीं है, शायद मैं आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब जाएं और हमें ज़ाहिर है इसकी कॉम्पनसेशन भी मिलनी चाहिए कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ये जो है पोल्यूशन है वो तो बिल्कुल माइनर है। वो ठीक उन्होंने लेडी ने कहा कि चाइना और इंडिया है जो इतनी सख्त वहां पर, क्योंकि दे आर नोन एज दी फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पोल्यूशन काफी हाई है। अब देखें ना, जब ये बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी तो कई फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा था क्योंकि इतनी पोल्यूशन थी वहां पर। अब आ जाए बात ये कि क्या हम अपने तौर पर क्या हम भी कुछ करेक्टिव मेजर लेना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर आबादी का जो मसला है इतना सीरियस है, उसकी वजह क्या हो रही है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो जिसे कहते हैं ना आपके लंग्स हैं,
वो जनाब वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और वो एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो जहां पर कुछ चीज उगानी चाहिए, वहां पर लोग अपने घर बना रहे हैं। दूसरा, दरख्तों की हालात ये हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी के साथ जो दरख्त खत्म हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन हैं वो खत्म हो। देखिए 1979 में जब से रशियन सोवियत यूनियन की ट्रुप्स आई अफगानिस्तान में, और ये आपके क्या ना, जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ आए, वहां पर बहुत बड़ा केपी के अंदर जो फॉरेस्ट हैं उनको डिफॉरेस्टेशन का इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो ये हमें इन चीज पर बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि क्या हम करेक्टिव मेजर लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इससे पहले कि हम उनको कहें जो बड़े मुल्क हैं कि भी हमें आप हेल्प करें। वो भी सही है, लेकिन अपने करेक्टिव मेजर्स हमें लेने बहुत जरूरी होंगे। और फिर अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये जो फ्लड्स हैं, अल्लाह ना करे कि दोबारा आए, इसके लिए जरूरी है कि आप इसको, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको संभालें, दरख्तों को ना काटें। और फिर मैं एक और बता रहा हूं कि हमारे जो स्कूल्स हैं, बच्चों के स्कूल स्पेशली, इनकी जो सिलेबस है, इनके अंदर ये जरूर डालें कि दरख्तों की, ग्रीन की और फॉलिएज की, इनकी क्या अहमियत है। ये बड़ी जरूरी है। इस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है। आई होप, मैं तो उनका विश द बेस्ट। और फिर एक और बात चीज, जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो जा रही हैं शरी रहमान, शी इज नोन टू बी बहुत अपनी बड़ी अहमियत है, जो टीम बड़ी अच्छी है। फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो जा रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। ठीक है, मैं आता हूं। इसमें दो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आई हैं, दो अहम जो लीडर्स हैं उनकी, लेकिन मैं वो बाद में आता हूं आपकी तरफ, कियानी साहब। अब अब्बास साहब, मसला यह है कि हम जब क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो वो क्लाइमेट जस्टिस फिर कैसे होगा कि जब ये जो बड़े ममालिक हैं वो इस एमिशन को, क्योंकि उनको तो तरक्की चाहिए, उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, तरक्की चाहिए, वो तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ मुतासरा ममालिक हैं। तो क्या करना होगा इन मुतासरा ममालिक को? कुछ अपने तौर पे भी करना होगा और उनको कन्विंस करने के लिए क्या होगा? देखिए जावेद, आपको पता है कि मेरा तो बेसिकली आई एम इन दिस सेक्टर फॉर द लास्ट 32 इयर्स, दैट इज बेसिकली ऑयल एंड गैस इन द पावर सेक्टर। मेरा तो वो है। ये लग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्रेडिट में पाकिस्तान में न्यू मरी कुछ ऐसे एक सिंगल हैंडली बंदा उड़ा कि नहीं बनेगा, नहीं बना, सो मनी अदर चीज़ें जाती हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा कहते हैं ना, लेट्स क्वान्टिफाई कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हम ये खाली दरख्त उगाना इज द ओनली वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, या कुछ और मेजर्स भी हैं। असल इशू जो बेसिक केमिस्ट्री से होता है कि जब फ्यूल जलता है तो ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी बनती है। शायद आपने अब तो मैटर तो हर एक ने पढ़ा। बिल्कुल। मैं याद है, अगर आपको भी याद हो या मुझे अच्छी तरह याद है, कि पहले पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक जो है वो लाहौर से अपू खानेवाल तक रेलवे हुआ करता था। मुझे थोड़ा सीडी का एडवाइजरी रोल भी रहा, और सीडी में जो इसका मास्टर प्लान बना था, वुड यू बिलीव कि यहाँ पे सिमली एंड रावल डैम, यहाँ पे इसके मास्टर प्लान में ये था कि यहाँ पे 4 मेगावाट उसका, 2 मेगावाट इसका एक हाइड्रो पावर, यानी जिसकी ज़ीरो मिशन होगी। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मैस ट्रांजिट बनेगा। और अगर आपको याद है, उसके अभी फुटप्रिंट बागला तक आते हैं कि ये इतनी बड़ी रेलवे बनी। दिस इज़ द वे कि ट्रांसपोर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। और फिर एक और बात है, हमने तो कोल को सारी उम्र फ्यूड किया, पर अल्टीमेटली हम खुद कोल के ऊपर आ गए। और ये जो साहब ने बात की थी बीजिंग की, सच्ची बात है, वो जो बीजिंग जो सारे प्लांट हैं दैट्स कॉल्ड सब क्रिटिकल, जिनकी एफिशिएंसी 29-30 होती है, एक और डिबेट हो जाएगी, वो अलहमदिल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान में हमें एक मानना चाहिए अगर आपने डायग्नोज करना है। अब एक बात है, जो बात अक्सर कहते हैं जी कि हम वो केस लेके गए, कैपेसिटी हमारी बिल्ड करें, कंपनसेट करें। जावेद, जिस बंदे ने 2010 में स्वात रिवर में 2 स्टार होटल बनाया था रिवर जोनिंग में, बिल्कुल, बाद में वहीं 5 स्टार का हो गया है। हम मेरे ख्याल में ब्रिटिश राज को दोबारा इनवाइट करें, क्वीन को, सॉरी वो नहीं है अब तो उनके बेटे को, कि दोबारा आ जाओ, हमें ज़रा सिखाए कि ये जो रिवर जोनिंग नहीं कर सके, उसके जोन में हमने नहीं बनाना। राइट फ्रॉम मराला अप टू कराची एंड देन इवन काबल अप टू दिस, हमने तो ये काम कभी नहीं किया। किसने मना किया? यहीं पे कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि हमने डैम नहीं बनाने, यानी क्लीन एनर्जी बनानी। आई बीन टू नॉर्वे, लकीली भूटान भी गया हूँ, वहाँ 95% एनर्जी किस पे है? वो हाइड्रो पावर पे है, जहाँ पे ज़ीरो मिशन है। अब ये प्रैक्टिकली बिल्कुल डूएबल है कि हम अचीव कर सकते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, खुद सोचें, स्मार्ट कार आ गई हैं, स्विच किया, अगर आपके पास
आपके पास पूरी एनर्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक, मैं एक हाइपोथेसिस बात करूं, आपकी ट्रेन खैबर टू कराची इलेक्ट्रिसिटी चले जैसे पूरी दुनिया में चल रही है हमारी, हम एक्चुअली उसके ऊपर किसी ने हमें, अब हमारी कैपेसिटी कौन बंद करेगा? इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, तौर रहमान ने जाल बिछा दिया है हमें। मेरे ख्याल में एक मैं कभी कभी सोचता हूँ जावेद कि एक मेरा कसूर सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पूरे हमारे इस इश्यूज़ में बिल गेट्स का भी है, क्योंकि वो 25 साल उसने कहा था कि ब्रेन चिप बनानी है जिससे इंटेलिजेंस और आ जाती है, या वो नहीं आएगी, हम अपनी चीज़ें हम खुद सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए ये जो बार बार हम बात करते हैं कि जी फ्लडिंग इंटरनेशनल कंपनसेशन करें, पर ऐसे करें कि हमें मिजोदोरो और जो हड़प्पा हुआ था, इधर हिस्ट्री पढ़ें, देखें हिस्टोरियन क्या कहते हैं, और वो जो रिसर्चर है दुनिया में वो बात जो स्टैब्लिश्ड है, वो फ्लड से गए थे उनसे भी लेनी चाहिए थी। क्लाइमेट चेंज की टर्म 45-50 ईयर्स बैक थी, जो इससे पहले फ्लड आते रहे इसमें, उसकी कंपनसेशन भी लेनी जाएगी। इस तरह बात नहीं बनेगी। गवर्नमेंट इज सीरियसली अटैम्प्ट कर रही है, यस, वो जिसे कहते हैं वो तो टाई के पीछे बैकअप क्या है, बैकअप क्या लॉजिकल है कि यही बात है, कार्बन एमिशन ये वो कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं। इशू सच्ची बात है जावेद, हर मुल्क अपने फ़ायदे की बात सोचता है। देखें हमें याद है पेरिस में हमने बड़े बड़े डिक्लेरेशंस किए, मोदी साहब ने वहाँ भी किए, हमारे क्रॉस द बॉर्डर भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। IPCC का चेयरमैन यार मेरे पर्सनल फ्रेंड हुआ होता था, डॉक्टर आकिब येचूरी। हम बात करते थे कि शुरू करते हैं यहाँ से कि क्या आज तक हमारे पास एक सफ़ीर बैठे हुए, हम अभी तक सियाचिन ग्लेशियर को फौज से, दोनों फौजों से डीमिलिटराइज नहीं कर सके। ये क्लाइमेट चेंज रेगुलेटर है, ये दुनिया में नोन है, हम अपने रेगुलेटर को फिक्स नहीं कर सकते दोनों नेशंस। बढ़ते तो दर्जा हम ऐसे कि पे अफ्रीकन को कहेंगे, हम लैटिन अमेरिकन को कहेंगे, जरा आए बैठ के हाल करें। मेरा ख्याल है कि हमें पहले पिन पॉइंट उनकी क्वांटिफिकेशंस के हमारे इशू क्लाइमेट चेंज में क्या है, खुदा के लिए। अब देखिए मतलब मैं अब पता किन किन और एक्टिविटीज़ में है, कहाँ उसमें इन्वॉल्व, यहाँ मेरे ख्याल में एक कैपेसिटी बिल्ड ये होनी चाहिए कि यार पहले ऐसे करो, पता करो अपना केस तो पहले बनाओ। क्या केस आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे केस ना बनाए। मुझे तो आपकी हिस्ट्री याद है, किशन गंगा के भी तो केस हुआ था, केस किसका हुआ था, बगलियार का भी। हमें केस बनाना आता है क्या, हम कर सकते हैं ये? मैं सॉरी ये बातें बड़ी अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें कर सकते हैं जो अक्सर होती हैं, जो नॉर्मली बच्चे ये होते हैं जी क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की रियलिटी, ये देखें ये क्या हो गया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे पास मालदीव के जो प्रेसिडेंट है, मेरी एक बुक इसी के ऊपर क्लीन एनर्जी के ऊपर, उसका नेगरेट वहाँ पे हुई है, और उसने कहा था कि यार देखो हमारी तो मैक्सिमम हाइट कितनी 4.5 फुट, तो क्या ये जो हिमालयन ग्लेशियर है इनको पाकिस्तान इंडिया प्रिजर्व कर सकता? सबसे ज़्यादा सी लेवल राइज कोस्टल कम्युनिटी के लिए तो थ्रेट ये है। हम क्या ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं? क्या यहाँ हमारे जो ब्रिगेड गई हुई साथ, जरा सबका एक एक प्रोफाइल पता करें, उनका काम क्या है। आप सच्ची बात, उनका कोई किस में है, कोई किस में है, कोई किस में, 4 बातें लेके चलते हैं और वहाँ जाके जाते हैं। इंटरनेशनल फोरम में हमारे हक़ों से लेके वहाँ तक जो केसेस जाते हैं, जावेद हमें अभी बहुत काम करना, और सच्ची बात ये है हमें दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए क्या हमें इस सब्जेक्ट के मतलब पता है, हमारी स्पेशलाइजेशन है, और हम क्या हमारी एक बात है कि जो भी केस बनाया इसका रिव्यू क्यों कराया है, ठीक है, दिस इज द वे टू वर्क। ठीक है, हमें अपना केस तो बनाना है नौरीन हैदर साहबा, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है बाकी ममालिक भी हैं। जाहिर है पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान तो अभी अभी इफेक्ट हुआ है सैलाब से, बाकी ममालिक हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। लेकिन जो पोल्यूटर्स हैं, क्या आप समझती हैं कि वो भी कभी जिम्मेदारी लेंगे? जी बिल्कुल, जुबानी कलामी की हद तक तो वो लेते हैं जिम्मेदारी, ऐसी बात नहीं है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म वज़ा नहीं हुआ कि जिसके अंदर इस चीज का कोई हिसाब किताब किया जाए कि किन बुनियादों के ऊपर, और जिस तरह अभी शाहिद साहब फरमा रहे थे कि कब से वो रिपरेशंस जो हैं वो अदा की जाएंगी, उसका क्या उसको किस तरीके से नापा जाएगा, या उसको देखिए मैं आपको, इन्होंने बहुत सही बातें की कि पाकिस्तान के अंदर अब जो मसला है ना वो ये नहीं है कि हम इमिट कितना कर रहे हैं, हमारी तो 0.8% एमिशंस आउट ऑफ द टोटल ग्लोबल एमिशंस, 0.0 भी नहीं, मतलब 0.8% एमिशंस हैं, 1% भी नहीं है। मगर बात यह है कि अब जो हमने देखना है वो सारा फोकस करना है एडेप्टेशन पे। ये सैलाब कोई आखिरी सैलाब नहीं है, ये रेनफॉल कोई आखिरी रेनफॉल नहीं है जिससे ये फ्लड इंड्यूस हुआ है।
ये और इसके अलावा भी मुतअद्दिद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगी और असरअंदाज होंगी। अब पाकिस्तान के लिए करने की जो काम है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, जिसमें पूरे मुल्क को आपने क्लाइमेट प्रूफ करना है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स को, सारे शहरों को। जैसा अभी आपने देखा स्वात में कि रिवर जोनिंग नहीं हुई और लोग दरियाओं के अंदर जाके अपने मकान और घर और होटल और दुकानें बना के बैठे हुए हैं। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है। दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इल कंस्ट्रक्टेड द होल स्ट्रक्चर्स आर ऑल ओवर पाकिस्तान। चाहे आप माउंटेन एरियाज की बात कर लें, चाहे आप प्लेन्स की बात कर लें, चाहे आप डेल्टा रीजन की बात कर लें, चाहे आप अर्बन की जो मेट्रोपोलिस हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनकी बात कर लें। मगर हर जगह आप ये देखेंगे, आपको हर जगह ये नजर आएगा कि इस चीज का जो मतबा नजर ये चीज होनी चाहिए कि अगर कोई एरेटिक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आती है तो क्या हमारा शहर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्दाश्त करने के काबिल है। अब मैं अभी पिछले दिनों कोयटा गई हुई थी, पिछले 2.5 महीने से मैं ये फ्लड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम पे लगी हूँ। तो मैं पिछले कोई 10 दिन पहले मैं कोयटा में थी। आप जैसे कोयटा में लैंड करते हैं तो आप देखते हैं कि कोयटा एक वैली है, उसके चारों तरफ काले पत्थर के पहाड़ हैं और वो उसके अंदर से हिल टॉरेंट्स आते हैं, उसके दामन में एक शहर बसा हुआ है और उसके अंदर जो मेजर ड्रेन्स हैं उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब चारों तरफ से पानी दरियाओं पहाड़ों से उतर के वादी में आएगा तो आखिर उसने किसी रिवर में किसी जगह पे ड्रेन होना है ना। आपने क्लाइमेट प्रूफिंग करनी है पूरे पाकिस्तान की और ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म वेरी वेरी इंटेंस काम है, जिसके अंदर लेबर इंटेंस भी है और जिसके अंदर फाइनेंसेस भी बहुत चाहिए। ये तैयारी करके गए हैं आप COP27 में, आप ये तैयारी करके गए हैं, आप ये हिसाब लगा के गए हैं कि हमें, आप एक ही बात करते हैं, आप बार बार ये कहते हैं हमारा फ्लड आ गया हमें पैसे दें, हमारा फ्लड आ गया हमें पैसे दें, हमने लोगों की मदद करनी। भाई वेयर इज द प्लान? आपने लोगों की मदद, देखिए मैं इस वक्त आपको बताऊं कि चूंकि मैं सर्कमस्टेंशियली ऐसा हुआ है ना, पैसे तो अलग बात है, ये तो एक नुकसान हुआ है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये एक टेस्ट केस है, पाकिस्तान का जो है वो एक टेस्ट केस है जिससे पाकिस्तान को इसी के नतीजे में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है। जाहिर है अब आप किसी को बराह रास्त तो इस तरह नहीं कह सकते कि आप पैसे दे दें, लेकिन एक जाहिर है जो इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करनी है, उनको कन्विंस करना है और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करनी है बल्कि जो बाकी मुतासरा ममालिक हैं उनके लिए भी बात करनी है। मैं आता हूं नौरीन हैदर साहब आपकी तरफ, मैं शायद कियानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। कियानी साहब, वो जो जिन अहम स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था, अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, ऋषि सुनक हैं, मैख्वां भी आ रहे हैं, फिर इसके साथ बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। बाद में कुछ रोज़ बाद अमरीकी सदर जो बाइडन भी इसको ज्वाइन करेंगे। अमरीकी जो नुमाइंदे हैं क्लाइमेट पर, जॉन कैरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करने वाले ममालिक हैं उनसे कहा है कि आप ठीक है, अगर आप ये बात नहीं मानते कि हम इन ममालिक का जो मुतासर हुए हैं उनका नुकसान का, यानी लॉस एंड डैमेज, नुकसान का हम अजाला करें, तो आप इसको इस तरह से ले लें कि आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें रेजिलियंस पैदा ममालिक के अंदर, और उनके क्लाइमेट को फाइनेंस करें, क्लाइमेट फाइनेंसेस के लिए आप एहतमाम करें। एक तो ये एक बड़ा अहम बयान आया है। दूसरा, जो UN सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कार्बन एमिशन वाले ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक और जो मुतासरा ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, इनके दरमियान, इनके मौक़िफ़ के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा ताकि जो एक पॉलिसी बन सके, क्लाइमेट फाइनेंसेस के लिए मामलात आगे बढ़ सकें, ताकि नुकसानात का भी अजाला हो सके। आपको लगता है कि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग जो बात कर रहे हैं उसके कुछ असरात होंगे? देखिए, जॉन कैरी एक बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट भी हैं और वो यूएस सेनेटर भी रहे हैं और उनको ये बड़ा मनसब दिया गया जॉन बाइडन साहब ने, क्योंकि इसमें डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जहां पर इतना बड़ा एमिटर है, वहां आप ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 4 साल थे,
जहां और उसका इम्पैक्ट वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, उन्होंने तो ये कहा कि जी पेरिस जो जो क्लाइमेट अकॉर्ड है, उन्होंने कहा मैं तो उसको मानता ही नहीं। और जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो जहां पर पेट्रोलियम को, गैस को ढूंढने के, ऑयल गैस को जो जगहें जो थी जहां मना किया हुआ था बिकॉज ऑफ दिस मसला मसाइल थे क्लाइमेट के, उन्होंने उसको, अभी तो मिड टर्म इलेक्शंस हो रही हैं 8 तारीख को, इसमें बहुत बड़ा इशू जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। इशू ये नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज है, दे नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। वहां तो ये आ गया जी, रिपब्लिकन्स कहते हैं कि जी जहां पर, क्योंकि ये जॉब्स की मसला खड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी, तो वो और कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनको तकरीर दे दी है कि जी अब होगा ये कि जी आप वो जहां पर मना किया हुआ था ऑयल एंड गैस को, वो ढूंढें और करें जिससे इमिशन बढ़ेगी। ये एक इशू है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा इमिटर है। ये तो एक अलग चीज है। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, देखें हमने जो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, हमें 0.something मीटर है, लेकिन यहाँ पर हमने कन्फ्रंट नहीं करना मुल्कों को, उनके साथ कोलैबोरेट करना है। अनफॉर्चुनेट ये है कि ग्लोबलाइजेशन लगता है कि साउथ एशिया को टच ही नहीं किया। देखिए पाकिस्तान और इंडिया इनकम्युनिकाडो हैं, अरसा दराज से बातचीत ही नहीं है हमारी, और ये पूरा बेल्ट सार्क की जितनी कंट्रीज हैं उनकी आपस में कोई इतनी ज्यादा रब्त नहीं है, क्योंकि ये इशू सिर्फ हमारा नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन इस रीजन के अंदर, बेहतर ये होता कि इंडिया पाकिस्तान जो दो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं सार्क के, जो ये आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते और कह रहे होते इसको कैसे रिजॉल्व करना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं मलेशिया में हाई कमिश्नर था, तो होता ये था कि जब ये इंडोनेशिया में ये पाम ट्रीज को जलाया जाता था तो पूरा का पूरा सिंगापुर तक उसका नुकसान होता था और पोल्यूशन बहुत बढ़ जाती थी, और ये फिर मामला एक मुल्क का नहीं रह जाता था, पूरे रीजन का रह जाता था कि इसको किस तरह हल करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो केस है, जिस तरह ये ठीक कह रहे हैं, क्या आपने हम होमवर्क किया हुआ है, हम उनको क्या लेना चाहते हैं उनसे। देखिए वो लें जो रियलिस्ट अप्रोच हो, कि हम वो लें जो हम समझते हैं कि हमें कोई दे सकता है, इन स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। ये हमें करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, ताकि दोबारा, क्योंकि अगले साल क्या होना है, क्योंकि अभी से आज अगर आप देखें लेटेस्ट रिपोर्ट, ये वो कहते हैं हैदराबाद दुनिया का सबसे गर्म तरीन शहर है, और फिर ये कहा गया कि इस सदी के एंड तक पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान पहुंचने वाला है बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ जो रीजन मैंने आपको बता दिए सारे, इन्होंने उस पर बात तो नहीं की, मैं तो नहीं कहता, नॉन टेक्निकल आबादी है। और फिर ये हमने कोई, अभी आपको दूर ना जाएं, इस्लामाबाद में अभी कह रहे थे ना, वो सवाद की बात करते हैं, कोई ग्रीन बेल्ट नहीं बचा जहां पर इलीगल होटल ना बने हुए हों या मदरसे और मस्जिद ना बनी हुई हों। जो ग्रीन बेल्ट थे, जिनकी वजह से ये एक लंग्स थे सिटी के, वो तो खत्म हो चुके हैं, किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। तो ये भी एक हमें चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ बैठे हुए हैं कि सबसे पहले इस पर भी नजर डालें कि ये एक शहर था जो नया शहर बनाया गया था, जिस पर भी वो ठीक कह रहे थे आपके एक कुलीग कि जी यहाँ पर वो रावल डैम और सिमली डैम के ऊपर थे, वो तो भूल भाल गए हैं इसको, लेकिन जो कुछ बच गया है उसके मुतालिक भी हमें सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो जाएंगे, को चेयर भी कर रहे हैं कुछ सेशंस को, वो कोई एक किस्म की एक अपना केस उनको दे, ताकि हमें असिस्टेंस हो, और अगले साल जो फ्लड्स आ रही हैं, ये ठीक है कि हम एक ऐसा प्लान बना लें जिससे हम अपने जो इस वक्त आबादी है उसको बचा सके। ठीक है भाई साहब, अभी तो हम ये पाकिस्तान इंडिया की उन्होंने बात की, हमें तो अब सर्दियां आ गई हैं, अभी एक स्मोक का भी सामना करना होगा, और फिर वही बात जो हम पहले भी करते रहे हैं कि इंडिया से बहुत सी गैसेस आती हैं और पाकिस्तान में जो है वो माहौलियाती आलूदगी बनती है। मैं कहता हूँ कि आखिर में जाते जाते इस पर भी कॉमेंट कर दें आप। जावेद, बात यह है कि एज एन टुडे जो मेरे पास आज का ऐसे डाटा है कि दुनिया में जो 5वें नंबर पे जिसे कहते हैं ना फॉरेन रिजर्व इन टर्म ऑफ द डॉलर, वो इंडिया है। वो यहाँ तक क्यों पहुँचा है? कोल को इस्तेमाल करते हुए सस्ती बिजली जब बनाता है तो उसकी इकानमी फ्लैश होती है, उसकी फाउंडेशन पिलर है, और ये जो कोल है उसने एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। वो हमारे आपके कहने के पर शोर करें, वो पीछे करेंगे। द आंसर इज, अब आपने जो बात की कि ना सिर्फ ये कि हीट वेव उसने की कोल में, और अभी स्मॉग है, और नहीं जाते। देखिए हमारी हालत ये कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 10 अपील में देयर इज सर्टेन जजमेंट्स कि प्लीज इनको शेल्फ करें और छोड़ें। इवन इसी सेक्रेटरी जनरल यूएन ने 2020 में कहा था कि यार
फॉर गॉड सेक इंडिया प्लीज़ शेल्फ दिस कोल, ख़त्म करो। उसके बाद ही 5,000 ऐड होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए यूक्रेन अमेरिका रशिया की वार में एक बात साबित हो गई है, फॉसिल फ्यूल का रोल भी रहेगा दुनिया में। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन एक प्ले कर सकते हैं। अभी एक हमारे सफीर साहब ने कहा है, अगर हम शेल गैस पाकिस्तान को स्पॉन्सर कर दें, तकरीबन 105 TCF है, कुछ हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ इमिशन 1/3 रह जाएंगी। जब एक यूनिट बनाते हैं बिजली का, कोल इस्तेमाल करते हैं तो 425 ग्राम कोल लगता है। ठीक। जब वही नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं तो 68 ग्राम लगता है। ये फ्यूल देखते हैं ना कौन सी है। बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिक हमें साइंस मैथ पे आके यहाँ पे केस को मजबूत बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक अभी मैम ने कहा था कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बात सही, एक कुछ ठीक भी है। इंडस सिंध में 2010 में था कि यहाँ हमने 68 फुट छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मंचर झील ने नुकसान पहुँचाया सिंध में। ठीक। अफसोस से कहना पड़ता है 2005 से 2 डैम वहाँ पे दरावट नहीं गए, 2 स्मॉल डैम में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज 16 साल हो गए। वो बने होते तो सिंध में इतनी फ्लडिंग नहीं होती, कालाबाग डैम ही होता कभी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, नौरीन हैदर साहिबा और शाहिद कियानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो खुराक की कीमतें हैं, तवानाई की कीमतें हैं, उसमें भी इजाफा हो रहा है। और जाहिर है कि जो इस वक्त जो कॉप की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तमाम ममालिक उसमें मौजूद भी हैं। उसकी वजह से भी पूरी दुनिया के लिए जो अगर हम माली लिहाज से बात करें, माशी लिहाज से बात करें, तो पूरी दुनिया में एक तंगी पैदा हुई है। लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली का इशू है, ये बहुत अहम मौजू है और इंतहाई अहम मसला है जो कि तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश है। और वो ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।